स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का ये 7वां एपिसोड है। हमने इसके पहले के एपिसोड में अम्ल और क्षार के बारे में बेहतर जानकारी अर्जित कर लिया है। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया होता है, क्षार का कैसे अभिक्रिया होता है, अम्ल के क्या गुण है, क्षार के क्या गुण हैं, यहाँ तक कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, इन सब चीज़ों को जान लिया है। आज हम अम्ल और क्षार के बाद जो तीसरा नाम बच रहा था लवण, आज उस लवण के बारे में जानेंगे। ऐसे तो सामान्यतः पीएच मान जब हम पढ़ रहे थे तो हमने चर्चा किया था कि पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो वो पदार्थ अम्लीय होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो पदार्थ क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान एक्यूरेट 7 होता है वो क्या होता है, लवण। और भी बात हमने कहा था अम्ल और क्षार के बाद इसके स्वाद के बारे में कुछ और चर्चाएं की थी, लेकिन जितना विस्तृत हम अम्ल और क्षार के बारे में जान चुके हैं उतनी विस्तृत जानकारी हमारे पास लवण का नहीं है। आज इस एपिसोड में प्रयास करेंगे कि लवण की विस्तृत जानकारी को हम स्टार्ट करें या कंप्लीट कर लें। आइए आज सबसे पहले देखते हैं कि लवण बनता कैसे। पहले चैप्टर में जब रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण चल रहा था तो उसमें आपको एक अभिक्रिया का प्रकार बताया गया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें कहा गया था उसका एक शॉर्ट डेफिनेशन बता रहे हैं, अगर जिसको याद होगा तो उसको रिकॉल करेंगे कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षारों के बीच होता है और लवण और जल बनाता है, तो वहाँ पे अभी तक माइंड में हमारे यही था कि जब जब लवण को बनना होगा तो अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके बोर्ड पे कुछ फॉर्मूला और कुछ रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं, इस फॉर्मूला पे आप गौर करेंगे और जो इसके केमिकल इक्वेशन दे रहे हैं उसमें भी आप गौर कीजिए। हमने कहा कि लवण बनने के लिए अम्ल और क्षार ही जरूरी होता है, लेकिन इसके पीछे हम अम्ल की एक अभिक्रिया पढ़ रहे थे कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो भी लवण बनता है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जाम्पल सामने है, जिंक एक धातु है, H2SO4 एक अम्ल है और ZnSO4 यहाँ से लवण बन रहा है और H2 गैस मुक्त हो जा रहा है, यानी कि उड़ जा रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़िए, धातु जब क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। लवण बनाने की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं, लवण कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन सकता है। तो सबसे पहला धातु अम्ल का रिएक्शन हुआ तो भी लवण बना, अब धातु और क्षार का रिएक्शन हो रहा है तो भी लवण बन रहा है। जिंक एक धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, Na2Zn2 निकल रहा है, ये लवण और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो रहा है। आगे धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। रिएक्शन आपके सामने है, इक्वेशन दिखाया जा रहा है कि CuO HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कर रहा है तो CuCl2 बना रहा है जो कि एक लवण है, और H2O बना रहा है जो जल पानी। आगे है कि सबसे अंत में सबसे चर्चित अभिक्रिया को देखिए, जो हम पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में भी जाने हैं सबसे अधिक, कि अम्ल क्षार टकराएगा तो लवण और जल बनाएगा। अम्ल क्षार टकराएगा तो लवण और जल बनाएगा। HCl एक ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, और लवण NaCl एक लवण हो गया, जल H2 यहां से निकल जाएगा। तो हमने चार तरह, एक तो मैंने छोड़ ही दिया है कि अधात्विक ऑक्साइड जब क्षार धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण बनाएगी, और वहीं पे अधात्विक ऑक्साइड यदि क्षार से अभिक्रिया करता है तो भी लवण और जल बनाता है, लेकिन यह हर अधात्विक ऑक्साइड के लिए संभव नहीं है। तो ये 4 और 5 जगह पे हमने देखा कि लवण कैसे लवण का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कि लवण का जब बनता है तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब लवण के नामकरण के बारे में जानेंगे। लवण सामान्यतः अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है कि कैसे ये अम्ल है, ये क्षार है, अम्ल है, क्षार है, थोड़ा मैंने उल्टा लिखा है, वो अम्ल पहले लिखे क्षार पहले लिखे, कोई अंतर नहीं होगा। प्रोडक्ट में मैंने वही किया है, जल को पहले लिखा है, लवण को बाद में लिखा है, क्योंकि लवण का हिंदी नाम हम लिखने जा रहे हैं, इसीलिए इधर जगह के लिए हमने लिखा है अम्ल क्षार टकराए तो लवण जल बना। हर स्थिति में वही हुआ है कि अम्ल और क्षार टकराए हैं और लवण और जल बना।
लवण का नाम लिखना, H2O का मतलब पानी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम क्या होता है वो भी मैंने लिख दिया है, KOH। KOH को क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH को क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बाकी सब जान रहे हैं। इधर है H2SO4। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। H2CO3 को हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये सब अम्ल के नाम, हिंदी नाम भी दिए गए हैं, और ये सूत्र के नाम, रासायनिक नाम सब दिए गए हैं। क्षार के भी, अम्ल के भी, क्षार इधर है, अम्ल इधर है, उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है, और उनसे लवण बने हुए हैं। लवण का जब रासायनिक नाम लिखना होता है ना, उसमें क्या सावधानी बरतते हैं? लवण का रासायनिक नाम दो भाग होते हैं, उसके दो वर्ड को मिला के लिखा जाता है। ये दोनों वर्ड आते कहां से हैं? हम बार बार कह रहे हैं कि अम्ल क्षार से, अम्ल क्षार से, अम्ल क्षार से। नाम लिखने के समय क्षार का एक भाग होता है, अम्ल का भी एक भाग होता है। लवण का जब नाम लिखा जाता है तो उस नाम को लिखने के लिए दो भाग होते हैं, दोनों भाग में एक अम्ल का, एक क्षार का, वही अम्ल क्षार जो अभिक्रिया में भाग लिया था, जिससे ये बना हुआ है। अब लिखने के लिए करते क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे KOH कैल्शियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया। लिखते कैसे है समझिए। इसका नाम लिखने के लिए जो लवण बन रहा है ना, उसका नाम लिखने के लिए पहला भाग उठाते हैं क्षार से। पहला भाग जो लिखना होता है वो क्षार का पहला भाग ही होता है। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्षार यूज हुआ है उस क्षार के दो भाग हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें का पोटेशियम उठा लेंगे, उठा लिए। और अम्ल का दूसरा भाग उठाएंगे। अम्ल यहाँ पे H2SO4 लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो भाग होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए सल्फ्यूरिक यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता है सल्फेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सल्फेट। नेक्स्ट में समझिए, समझ में नहीं आएगा फिर मैसेज कीजिएगा, दोहराएंगे हम अगले वीडियो में। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों टिक कर दिया मैंने। लिख कैसे है ध्यान दीजिए। जो भी बना हुआ है यहाँ पे NaCl, इसका नाम लिखने के लिए करते क्या है, पहले हम चलते हैं क्षार के पास। कौन क्षार यूज हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकाल लेते हैं सोडियम को, निकाल लिए। अब इसमें अम्ल कौन लगा था? HCl। HCl से क्या निकालना होता है? क्लोराइड। पहला पार्ट यहीं से निकालेंगे, पहला पार्ट लिखेंगे। और दूसरा पार्ट इस पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोक्लोरिक से अगर बना है, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक है तो नाम में क्लोराइड लगेगा, सल्फ्यूरिक है तो सल्फेट लगेगा, सल्फ्यूरस है तो सल्फाइट लगेगा, नाइट्रिक अम्ल लगा है तो नाइट्रेट लगेगा, कार्बोनिक अम्ल लगा है तो कार्बोनेट लगेगा, एसिटिक अम्ल लगा है तो एसिटेट लगेगा। तो यहाँ पे HCl लगा हुआ है तो HCl की जगह पे हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। नाम हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए NH4OH। NH4OH कहाँ है? यहाँ है। इससे क्या निकालते हैं? अमोनियम। ध्यान देना है कि पहले क्षार से लिखना है अमोनियम। अब किस अम्ल से बना? HCl से, तो HCl के लिए क्या लिखते हैं हम? क्लोराइड। क्लोराइड यहाँ पे हम लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या निकलता है? सोडियम। और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यहां से क्या निकलता है? नाइट्रेट। हमने नाइट्रेट लिख दिया। एक बार और इसको समझिएगा ध्यान से। बात समझना यही है कि जो लवण का नाम लिखा जाता है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग डिपेंड करता है क्षार पे और दूसरा भाग डिपेंड करता है अम्ल पे। पहला भाग क्षार का कहां से निकालते हैं? तो क्षार जिस तत्व से शुरुआत होता है ना, उसी को लाके लिख देते हैं। दूसरा भाग लिखा जाता है अम्ल से, तो अम्ल डिपेंड करता है, अम्ल से कोई वर्ड नहीं उठाना होता। यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बन रहा है तो क्लोराइड लगा देंगे, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से बन रहा है तो सल्फेट लगा देंगे, सल्फ्यूरस अम्ल से बन रहा है तो सल्फाइड लगा देंगे, सब लिखा हुआ है। एक और लास्ट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखते हैं? सोडियम। और H2CO3। H2CO3 देखें कहाँ है? H2CO3 के लिए क्या लिखते हैं? कार्बोनेट। हमारा ये लवण नाम लिखने की प्रक्रिया समाप्त हुई। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो एक बार बताइए जरूर हमको, ताकि हम उसे फिर से दोहरा कर चर्चा करें। हमें तो लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा, नाम लिखना बहुत हार्ड नहीं है, इसका पहला पार्ट उठाना है, ऐसे तो सेम यही उठा लेना है।
जिसका जिसका यूज हुआ हो उसी में से, और यहाँ पे लवण का नाम लिख देना है। लवण के बारे में 2-3 और जानकारियां हैं। लवण के गुण हैं कि लवण प्रायः ठोस होते हैं। सामान्यता की बात की जा रही है कि लवण ठोस होते हैं। आगे कह रहा है कि इसकी गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि अगर गलेगा भी तो थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर चाहिए, और क्वथनांक भी सामान्य पदार्थों से उच्च होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे गलेगा भी और हाई टेम्परेचर पे गैस भी बनेगा। आगे कह रहा है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, पानी में अगर लवण को डाला जाएगा तो घुल सकते हैं। एग्जाम्पल आप नमक को देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, उसको हम पानी में डाल के घुला सकते हैं। और इसका जलीय घोल, अम्ल क्षार के बारे में सब पढ़े थे ना हम, कि अम्ल भी अगर जल में घुलेगा तो विद्युत का चालन करेगा, क्षार भी अगर जल में घुलेगा तो विद्युत का चालन करेगा। ठीक वैसे ही इसका भी जलीय घोल विद्युत का चालन करता है। ये सब गुण थे। सुन के लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लिख लीजिए, और नहीं तो आप नोट से इंतजार कीजिए, नोट से बेहतर लिखिएगा। आगे हम बात करेंगे कि लवण कितने मजबूत या कमजोर होते हैं। अम्ल और क्षार से मिलकर लवण बनता है ना, तो लवण की भी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय हो जाती है। प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में जानते हैं आप, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में जानते हैं आप। देखिए होता क्या है, अम्ल क्षार मिलेगा, अगर अम्ल प्रबल हो और क्षार दुर्बल हो, कहने का मतलब लड़ेगा तो ही लवण बनेगा। अम्ल अगर प्रबल है और क्षार दुर्बल है, जब ये लड़के अगर लवण बनते हैं ना, तो वो लवण अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि अम्ल मजबूत है, अपना छाप अपना निशान उस लवण पे छोड़ देगा, उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। ठीक अगर ये प्रबल, क्षार प्रबल हो और ये दुर्बल हो, तो उस लवण की प्रकृति क्या होगी समझ लीजिए। जो मजबूत होगा वही ना अपना निशान अपना झंडा गाड़ेगा वहां पे, तो उस लवण की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। अब कहेंगे आप कि अम्ल और क्षार दोनों प्रबल हो तब क्या होगा और दोनों दुर्बल हो तब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप अगला एपिसोड का इंतजार कीजिए, अगला एपिसोड अगले दिन। अगर आज की वीडियो में कहीं कोई कमी आई है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप जरूर हमें बताएं, ताकि हमें लगे कि आप पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं।